हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर होता है और एफआईआर होने के बाद अगर वह व्यक्ति कानून से बचने की कोशिश करता है, यानी कि अगर वह अरेस्ट नहीं हो रहा है, न ही वह सरेंडर कर रहा है और न ही वह व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा है, तो इस परिस्थिति में कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को कानून के सामने उपस्थित कराने का जो एकमात्र उपाय बचता है वह है उस व्यक्ति को सबसे पहले फरार घोषित करना और उसके बाद अगर फिर भी वह सरेंडर न करे तो उसके संपत्ति की कुर्की जब्ती कराना, यानी कि डिक्लेयरिंग अ पर्सन अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड लेटर ऑन अटैचिंग हिज प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 82-83 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब भी कोई व्यक्ति कानून से भागने की कोशिश करता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 82 एंड 83 कम्स इनटू प्ले। सेक्शन 82-83 को भी लागू कराने के अपने कुछ नियम हैं। किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित करने से पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस होते हैं। अगर वह कंडीशंस पूरे नहीं होते हैं तो आप किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को फरार व्यक्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। और फरार घोषित किए जाने के बाद भी एज पर लॉ कुछ कंडीशंस हैं जिसके बाद ही एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। तो इस वीडियो से मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि सेक्शन 82-83 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत किस प्रकार एक एक्यूज्ड पर्सन को फरार घोषित किया जाता है और उसके बाद उसके संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाती है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो और कुर्की जब्ती के संबंध में मेरा यह सीरीज आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 6 डील करता है रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ कंपेलिंग अपीयरेंस ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। इस चैप्टर के कुल 4 पार्ट हैं। पार्ट ए रिलेट्स टू समन, पार्ट बी रिलेट्स टू वारंट ऑफ अरेस्ट, पार्ट सी रिलेट टू प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट एंड पार्ट डी रिलेट्स टू रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 पार्ट बी के संबंध में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि एफआईआर से लेकर किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित किए जाने तक के बीच में क्या प्रोसेस है और यह भी बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित किए जाने के पहले वह कौन सा प्री रिक्विजिट कंडीशन है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति को अगर फरार घोषित किया जाता है देन दैट विल बी अ इलीगल ऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफआईआर से। फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होता है तो एफआईआर होने के बाद उस थाने के जो एसएचओ होते हैं वह उस केस का इन्वेस्टिगेशन किसी आईओ को सौंप देते हैं। एफआईआर होने के बाद और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस केस की जांच सौंपे जाने के बाद एफआईआर से 24 घंटे के अंदर उस एफआईआर को कंसर्न कोर्ट में भेजा जाना होता है। कंसर्न कोर्ट में जब वह एफआईआर मिलता है तो फिर वह एफआईआर मैजिस्ट्रेट को दिखाया जाता है। मैजिस्ट्रेट उस एफआईआर पर इनिशियल डालते हैं और फिर कंसर्न कोर्ट का ऑफिस जो है वह उस एफआईआर को रजिस्टर करके रिकॉर्ड पे ले लेता है। फ्रेंड्स, जब आईओ को इन्वेस्टिगेशन के संबंध में पावर मिल जाता है, अगर एक्यूज्ड की तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है तो वह उस संबंध में छापामारी करते हैं और उस एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। अगर तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है तो भी आईओ की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह एक्यूज्ड पर्सन को इस एफआईआर के संबंध में जानकारी दे। इसके लिए वह एक्यूज्ड के घर पहुंचता है या फिर उस जगह पर भी पहुंच सकता है जहां संभावित तौर पर वह एक्यूज्ड पर्सन मिल सके। और अगर एक्यूज्ड पर्सन घर पर नहीं मिलता है या फिर संभावित जिस जगह उसे होना चाहिए वहां पर भी वह नहीं उपलब्ध है तो इस कंडीशन में ये जो है उस एक्यूज्ड पर्सन के किसी परिवार के सदस्य से मिलकर उसके ऊपर हुए एफआईआर की जानकारी देते हैं। अगर उस एक्यूज्ड पर्सन से संबंधित कोई पारिवारिक सदस्य नहीं मिलता है तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की यह कोशिश रहती है कि अगर आसपास में कोई भी उनके नाते रिश्तेदार मौजूद हैं तो उनको इस एफआईआर के संबंध में खबर कर दिया जाए। अगर नाते रिश्तेदार का भी पता नहीं चलता है तो आस पड़ोस के लोगों को इस बात की खबर कर दी जाती है कि भाई फलाने व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर हुआ है और वह आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें।
अगर यह भी संभव नहीं हो पाता है तो एक्यूज्ड के घर के आसपास अगर कोई शॉप मौजूद है, कोई दुकान मौजूद है, तो वहां पर भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इस संबंध में खबर कर देता है कि फलाने आदमी के ऊपर एक एफआईआर हुआ है, और अगर वह मिले तो उसे यह कहा जाए कि वह आकर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे। यह एक सिंपल प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वह अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं और एफआईआर के संबंध में यह कोशिश करते हैं कि उस एक्यूज्ड पर्सन तक इस एफआईआर के संबंध में खबर पहुंच जाए। अगर इसके बाद भी वह एक्यूज्ड पर्सन जो है वह इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके घर पर या फिर उन संभावित जगहों पर जहां उसके मिलने की संभावना है वहां पर फिर से एक बार जाते हैं और फिर आसपास के लोगों को उस एफआईआर के संबंध में इन्फॉर्म कर देते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ समय तक इंतजार करते हैं कि वह व्यक्ति आकर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे। अब एफआईआर के बाद अगर तत्काल उस एक्यूज्ड पर्सन की गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं, जगह जगह छापामारी करते हैं और उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह लग जाता है कि वह व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है या फिर छापेमारी के दौरान वह पकड़ा भी नहीं जा रहा है, अरेस्ट से बच रहा है, यानी कि वह व्यक्ति न ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता है और न ही कानून के सामने अपीयर ही कर रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वह एक एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट में मूव करते हैं और कोर्ट को यह बताते हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वह कानून के सामने नहीं आना चाह रहा है, न ही वह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है और अपने आप को अरेस्ट से भी बचा रहा है। इस संबंध में सारी जानकारी देने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वह कोर्ट से यह आग्रह करता है कि उस एक्यूज्ड के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 73 के अंतर्गत एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करे। अगर कोर्ट जो है वह आईओ के बात से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वह आईओ को थोड़ा और इंतजार करने और फर्दर उस व्यक्ति की खोज करने के लिए कह सकता है। लेकिन कोर्ट अगर आईओ के बात से सेटिस्फाइड है और कोर्ट को भी यह लगता है कि एक्यूज जो है वह कानून से बचने की कोशिश कर रहा है तो फिर कोर्ट जो है इस परिस्थिति में सेक्शन 73 सीआरपीसी के अंतर्गत एक्यूज्ड के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है। नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं उस एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने की मुहिम तेज कर देते हैं और फिर उसके रहने के ठिकाने या फिर संभावित जगहों पर छापेमारी की जाती है, उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है और यह कोशिश किया जाता है कि उस एक्यूज्ड पर्सन को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस एक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन वह एक्यूज्ड पर्सन गिरफ्तार नहीं हो पाता है और कुछ समय इंतजार करने के बाद जब आईओ को यह लगता है कि वह व्यक्ति कानून के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहता है तो फिर इस परिस्थिति में आईओ जो है वह सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत कंसर्न कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करता है और उस एक्यूज्ड पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने की प्रार्थना करता है, यानी कि उस एक्यूज्ड पर्सन को फरार घोषित किए जाने की प्रार्थना करता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। सेक्शन 82 के अंतर्गत किसी भी एप्लीकेशन को मूव करने से पहले या फिर सेक्शन 82 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को फरार घोषित किए जाने से पहले इट इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन कि उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ सेक्शन 73 के अंतर्गत नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ हो। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीआरपीसी इशू नहीं हुआ है तो फिर इन दैट कंडीशन एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 फॉर डिक्लेयरिंग दैट पर्सन अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर विल बी इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन अपने जजमेंट्स में इस बात को दोहराया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 82 के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास करना है फॉर डिक्लेयरिंग हिम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर देन नॉन बेलेबल वारंट अंडर सेक्शन 73 इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन, यानी कि यह एक अनिवार्य शर्त है कि किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किए जाने से पहले उसके खिलाफ सेक्शन 73 सीआरपीसी के अंतर्गत नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ हो।
अगर उसके खिलाफ सेक्शन 73 के अंतर्गत नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हुआ है तो सेक्शन 82 के अंतर्गत उस व्यक्ति को फरार घोषित किए जाने का कोई भी ऑर्डर इलीगल होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक एक्यूज्ड पर्सन कानूनन फरार घोषित किया जाता है, और अगर फिर भी वह एक्यूज्ड पर्सन कानून के सामने सरेंडर नहीं करता है तो किस प्रकार से उसके संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाती है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।